नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सेंगोल हटाओ, संविधान लगाओ। नई संसद के पहले सत्र के चौथे दिन एक और नया विवाद ने जगह बना ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में जिस तरह मोदी सरकार के कामकाज का रोड मैप पेश किया, उसमें भी विपक्ष को तब राजनीति दिख गई जब उन्होंने आपातकाल का जिक्र कर दिया। इस पर विपक्ष भड़क गया क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी, फिर स्पीकर ओम बिरला और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में लगातार इमरजेंसी का जिक्र। लेकिन मोदी सरकार कहती है संविधान की रट लगाए विपक्ष को यह बताना जरूरी है कि उन्होंने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी। यानी एक तरह से संविधान का जवाब आपातकाल हो गया है। इसके बाद विपक्ष ने आज एक और हथियार चलाया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नई संसद से सेंगोल हटाने की मांग कर दी है। उनका कहना है सेंगोल एक राजदंड का प्रतीक है, जबकि उसकी जगह संविधान की प्रति लगनी चाहिए जो असली लोकतंत्र की प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल पिछले साल मई में दक्षिण भारत से सेंगोल मंगवाकर संसद में स्थापित करवाया था। तभी से विपक्ष को यह खटक रहा था। यानी एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच प्रतीकों की लड़ाई शुरू हो गई है। पूरा खेल दरअसल प्रतीकों के जरिए जनमत तैयार करने का है। प्रधानमंत्री मोदी इस खेल को अच्छी तरह समझ रहे हैं, जिसमें संविधान के नाम पर विपक्ष बढ़तने लगता है। तभी उन पर आपातकाल का जिक्र करके हमला बेअसर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18 लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया? सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक
कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सेंगोल सिंबल ऑफ मोनार्की है और इसीलिए उसको पार्लियामेंट से हटा दिया जाना चाहिए। बताइए कि जो पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है, वो आज भारत की संस्कृति, तमिल संस्कृति के इतने अभिन्न अंग को फिर से अपमानित करने पर तुली हुई है। पर यह कोई हैरानी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी, चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे रामचरितमानस हो, इसको लगातार अपमानित करने का कार्य किया है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने सेंगोल का अपमान किया है, यदि यह सिंबल ऑफ मोनार्की था तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको क्यों स्वीकारा? क्या उस सिंबल ऑफ मोनार्की को स्वीकार रहे थे? अगर यह सिंबल ऑफ मोनार्की था तो डीएमके बताए कि इस प्रकार का सेंगोल का अपमान क्या उन्हें स्वीकार्य है? क्या तमिल संस्कृति का ये अपमान उन्हें स्वीकार्य है? उनको आज इस पर जवाब देना चाहिए। और ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को वर्षों तक वॉकिंग स्टिक की तरह देखा। आज समाजवादी पार्टी भारत और तमिल संस्कृति का मखौल उड़ाने से पीछे नहीं हट रही। सेंगोल को लेकर संसद में आज हंगामा हुआ और उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब आपातकाल का जिक्र हुआ, उसको लेकर विपक्ष बुरी तरह बिधक गया है। लगातार दूसरा दिन है। इससे पहले मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद स्पीकर साहब ने और उसके आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल का जिक्र करके कहीं न कहीं कांग्रेस के दुखती रग को छेड़ दिया है। जिस तरह विपक्ष लगातार संविधान की रट लगाए हुए है, सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है, वो आपातकाल का जिक्र करके इसके काट ढूंढ रही है। तो संसद में कामकाज कैसे हो पाएगा? आज इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री, पिछले साल मई की तस्वीरें हैं ये, जब प्रधानमंत्री ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल एक राजदंड का प्रतीक है, तमिल संस्कृत से आता है, जहां से मंगवाकर प्रधानमंत्री ने नई संसद के भवन में इसको लगाया था। समाजवादी पार्टी के मोहन लालगंज से सांसद हैं आर.के. चौधरी। उन्होंने एक पत्र लिखा है स्पीकर ओम बिरला को और कहा है कि जहां ये सेंगोल लगाया गया वहां इसको हटाकर संविधान के प्रति लगाइए, ताकि देश संविधान से चले। संविधान की जो कॉपी है वो लोकतंत्र का प्रतीक है, जबकि सेंगोल जो है वो राजदंड का प्रतीक है, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं राजशाही का प्रतीक है। तो सेंगोल बनाम संविधान की जो लड़ाई कहां तक जाएगी आगे, और संविधान और आपातकाल जिक्र कब तक होता रहेगा, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं आखिरकार ये विवाद क्यों चल रहा है। शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता नीता लोधी जुड़ रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक सिंह बिसेन होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार इमरजेंसी का जिक्र पहले मोदी जी ने किया, फिर स्पीकर ओम बिरला ने किया स्पीकर बनते ही, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र। सरकार लगातार इस मुद्दे को क्यों इतना खींच रही है? कब तक आप लोग इतिहास में झांकते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये इतिहास ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इमरजेंसी को देश पे थोपा गया और जिन पार्टियों के द्वारा थोपा गया, जिस पार्टी के द्वारा, वो आज संविधान की लिपि लेके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने संविधान पे सबसे बड़ा कुठाराघात हमारे भारत देश, आजाद भारत देश पर किया। और क्योंकि 25 जून भी करीब ही था, तो इसलिए इसकी चर्चा होना और जनता को इस बात को बताना बहुत आवश्यक है कि हाँ, जो एनडीए संविधान के अनुसार लोकतंत्र को चला रहा है, उस एनडीए पर ये कुठाराघात करते हैं।
जबकि ये सत्ता में आते हैं तो इस संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी लागू करके। और तो इसको बताना भी आवश्यक है। और 25 जून क्योंकि वो काला दिवस करीब ही था, चाहे वो ओम बिरला जी के अभिभाषण के का देखा जाए या राष्ट्रपति अभिभाषण का देखा जाए, इसके करीब ही 25 जून था, जिस काला दिवस को आज भी देश भूल नहीं पाया है। तमाम पत्रकार हो, तमाम राजनेता हो, आम व्यक्ति हो, आम जनता हो, जो देश की सरकार से कुछ आशा और आकांक्षा लेकर बैठे थे, पर जब यूपीए की सरकार रही तो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उन सबको कुचल कर रख दिया और अपनी मनमानी, अपनी तानाशाही की। ठीक है, ठीक है शबनम जी, एक कमेंट सबसे ले लेता हूँ, फिर दोबारा आपके पास। कहीं ना कहीं फिर से वो कांग्रेस पार्टी जो है अपने को तानाशाह समझने लगी है और आज संविधान की प्रति लेके उसका जिस तरीके। ठीक है शबनम जी, आपकी बात आ गई, आता हूँ आपके पास। नीता लोधी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। नीता जी, जिस तरह से आप लोग लगातार संविधान की रट लगाए हुए हैं, क्या सरकार संविधान से हट रही है? क्या सरकार ये मना कर रही है संविधान से नहीं चलती है? ये एक राजनीतिक मुद्दा था चुनाव में जिसका आपको फायदा हुआ। अब लगातार संसद में उसका रट लगाकर आप लोग जो है कहीं ना कहीं कामकाज में रोड़ा खड़ा नहीं कर रहे? देखिए, सबको नमस्कार। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के हित में दिलाने के लिए काम करती है। और जिस प्रकार आपातकाल की बात करें तो आपातकाल तो घोषित आपातकाल तो अभी पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगा हुआ है। चाहे गलत नीतियों की बात बोले, चाहे लोगों को बरगलाने की बात बोले या झूठ फैलाने की बात बोले, आप आज ही की बात देख लीजिए तो आज बोला गया स्पष्ट बहुमत की सरकार, मिली जुली सरकार। आप बताइए, अभी आपकी मिली जुली सरकार है, 240 पर बीजेपी है। हर कीमत पर सच्चाई पे पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी है और भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस प्रकार माहौल उड़ाया जाता है, आप बताएं, अब जिस प्रकार से निर्वाचित सरकारों को धन बल के और सरकार की एजेंसियों के द्वारा गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपदा आने पर गैर बीजेपी सरकारों की मदद न करने जैसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। हिमाचल में क्या हुआ था? हिमाचल में आप देख लीजिए, एफसीआई कर्नाटक को ध्यान देने से बाध्य कर दिए कि ध्यान न दिया जाए। तो ये लेकिन नीता लोधी जी, नीता जी, जिस तरह से एनडीए चुनाव पूर्व गठबंधन था, उन्होंने सीटों का बंटवारा किया था और एनडीए को बहुमत मिला है, ये सब जानते हैं। अब बीजेपी को कुछ सीटें कम रह गई, एनडीए को पूरी मिली, तो उसको बहुमत क्यों नहीं मानेंगे आप लोग जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल की चुनाव लड़ी है और 240 को सिमट के आ गई है। इस बात को उनको स्वीकारना होगा। और आप ये बताएं कि तीसरी बार वहाँ कहीं कि तीसरी बार आज उल्लेख हुआ कि तीसरी बार बहुमत की सरकार बनी, तो दुनिया भर के अखबार में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या देख रही है और क्या सोच रही है और इस बारे में क्या समझ रही है। आप ये बताएं कि आज ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित किया गया। आप बताइए, 13 महीनों से मणिपुर चल रहा है, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लोग आज भी 13 महीने से राहत केंद्र में रह रहे हैं, नहीं सीएम बदले, नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने वहां जाने की उन्होंने कष्ट किया वहां जाने का कि लोगों को सुनने का। आप आपातकाल की स्थिति बताएं, निवेश और रोजगार के अवसर ये कहते हुए अवसर कहाँ मिले? 3 सालों में विदेशी निवेश हमेशा से गिरता रहा। पिछले साल के बाद आप देखिए 43% था। 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर है तो आज की स्थिति में है। 30 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए पद खाली पड़े पर भर्ती करने में। ठीक है नीता जी, आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। ठीक है, एक कमेंट सबसे लेता हूँ। अशोक सिंह बिसेन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अशोक सिंह बिसेन जी, आज जो है आपके सांसद आर.के. चौधरी जी ने एक पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर को, ओम बिरला जी को, और सेंगोल को हटाने की मांग की है। सेंगोल की जगह संविधान की कॉपी लगाने की मांग की है। तो जब पिछले बार मई में जब संसद में सेंगोल स्थापित किया गया था, उस समय आप लोगों ने मांग नहीं की। अब जब संविधान वाला आपका मुद्दा चल गया, आपको लगता है, तो अब हर जगह संविधान लगाना चाहते हैं। आखिरकार सरकार ऐसा क्या गलत कर रही है? सेंगोल तो तमिल संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नहीं, ये बात आपकी 100% जायज है, वो प्रतीक माना जाता है, लेकिन इतिहास की बातें जो है आज हम कर रहे हैं,
एक तरीके से राजा महाराजाओं की जो बातें आज जब संविधान हमारे देश में जो है, जब लोकतंत्र, भाई संगोल किस चीज का प्रतीक है? अपने पुराने सेंगोल राजदंड है, राजदंड जो तमिल संस्कृति में जो है राजा इसका इस्तेमाल करते थे सरकार का इस्तकबाल दिखाने के लिए कि सरकार जो है धर्म आधारित राजनीति करती है, राजशाही चलाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम यही उसकी व्याख्या की थी जब संसद में सेंगोल लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम धर्म आधारित जो प्रजातंत्र है उसकी स्थापना के लिए तमिल संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को यहां पर लेकर आ रहे हैं, और आप लोग कहते हैं उसको हटा दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि धर्म को रहना चाहिए, सेंगोल भी रहे, लेकिन हम कह रहे हैं जिससे हमारा जो है हमारे जनता को न्याय मिल रहा है, हमारे समाज को न्याय मिल रहा है, हमारी पूरी कार्य व्यवस्था चल रही, कार्यपालिका चल रही है। अगर हम सबसे पहले हमको संविधान को लगाना चाहिए। सेंगोल से हमको क्या मिलेगा? हमारे आने वाली जनरेशन को क्या शिक्षा मिलेगी? हम खाली धर्म को लेकर नहीं जी सकते ना, क्योंकि यह देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्म का प्रतीक नहीं है, राज धर्म का प्रतीक है, आदर होना चाहिए। ठीक है कंचन कुमारी जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी, जिस तरह से आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आपातकाल का जिक्र करा वो भी आपने देखा, किस तरह विपक्ष संविधान की रट लगाए हुए ये भी आप सुन रही हैं। लगातार संविधान बनाम आपातकाल, आपको लगता है सरकार जो है उलझ के रह गई है और विपक्ष हद से ज़्यादा आक्रामक है? कुछ कामकाज हो भी पाएगा? जनता की कोई मांग आगे उनकी कामकाज को जनता महसूस करे, कुछ हो पाएगा संसद में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं नवीन जी एक बात कहना चाहूंगी कि जो हम लोग उम्मीद करती है, देश की जनता उम्मीद करती है कि जो देश के सांसदों को चुन करके सदन में भेजा जाता है वहां पर किस तरीके से पक्ष विपक्ष जो है ऐसी बातों को ला रहा है जो कि शोचनीय है कि देश के ज्वलंत मुद्दे, जो देश में इस समय इतना ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो देश के विद्यार्थी हो, महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। इस टाइम पे नीट की पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर सुरक्षित नहीं है, उन सब चीजों की चर्चा न करके इन सब चीजों पर अगर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये वक्त को बर्बाद किया जा रहा है, वक्त जाया किया जा रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप जो 10 साल से विपक्ष रहित हमारा देश रहा, विपक्ष नहीं था, एक मर्सी के रूप पर वो सदन में बैठते रहे और कभी भी जो मन होता था लोगों को वहां से वॉकआउट कर निकाल दिया जाता था। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा सवाल विपक्ष के मन में आता है, विपक्ष अगर संसद में ये सवाल पूछता है पक्ष से, तो उसका शांतिपूर्वक अगर जवाब दे दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके का संसद चलेगा और शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन क्या है कि हमें उसको सही से चलाना ही नहीं है, सही से जवाब ही नहीं देना है, तो बात यहाँ पर यही आकर के फंस जाती है। अब एक बात बताइए, अगर आप आपातकालीन की चर्चा करते हैं, आपातकालीन की चर्चा भूत में वही जाता है जिसका कि भविष्य का और वर्तमान का कोई भी खाका तैयार नहीं होता है कि उसे क्या करना है। वही इंसान जो है वो भूत की चर्चा करता है और उस पर थाली पीटता है और उसमें कहते हैं ना कि सांप निकल गई और लाठी पीटता रह गया इंसान। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपातकालीन तो जा चुका, सरकार कहती है, चर्चा करते जा रहे हैं। सरकार कहती है संविधान की रट लगाए हुए, हर जगह हाथ में संविधान की कॉपी लेके जो है ये खड़े हो जाते हैं। पहले दिन से लेकर उनको लग रहा चुनाव खत्म नहीं हुआ है। अब मोदी जी क्या करें, वो कैसे जवाब दें कि वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान को खत्म नहीं करना चाहते, उनको एक ही चीज सूझती है। मैं आपको सारी बातों को थोड़ा टाइम लूंगी मैं आज, और मैं एक एक बात आपको क्लियर करूंगी कि क्या है क्या नहीं है। आप बताइए कि देश की प्रथम नागरिक जो कहा जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो आपातकालीन पर चर्चा करती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर मेज थपथपाते हैं। तो ये बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी अपना भाषण देते हैं और बताते हैं कि आपातकालीन में क्या हुआ था। अब ये बताइए कि आपातकालीन में 2 घंटा भी जो जेल में रहा है वो स्वतंत्रता सेनानी कहला करके पेंशन पा रहा है। बताइए, ये बात सामने नहीं आने देना है जनता को, बस ये बताना है कि आपातकालीन में ये समस्या थी, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन 10 साल से जो ये चल रहा है कि सवाल करने वालों पर, जो सरकार से सवाल कर रहा है उस पर मुकदमा जाहिर कर दिया जा रहा है, उसको सवाल पूछने का हक नहीं है किसी को भी। तो इस पर ये कौन सा आपातकालीन है? अब सेंगोल की बात हम लाते हैं और संविधान की बात आती है। संविधान की बात, अगर मैं कह रही हूँ कि सपा अध्यक्ष ने अगर ये बात कहा
कि उस पर एक पत्र लिखा कि सेंगोल को हटा करके यहाँ पे संविधान कर दिया जाए। मुझे लग रहा है कि इस पर शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता हो जानी चाहिए, न कि इतना विवाद होना चाहिए। सेंगोल जो है वो जो आता है वो चोल साम्राज्य के शासकों का प्रतीक है, ठीक है, चोल समाज के शासकों का प्रतीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय ये निकल करके आया, अंग्रेजों ने कहा कि ये शासन का हम आपको ये सौंप रहे हैं, इसका किस तरीके से एक रूप दिया जाए। तो फिर बहुत सारे जो हमारे उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने खोजबीन करके ये सेंगोल जो प्रतीक है उसको निकाला। सेंगोल के ऊपर जो है हमारे नंदी महाराज, जिसको हम लोग ये कहते हैं शिव जी का वाहन, नंदी महाराज जिसको कहते हैं, उनका चित्र बना हुआ है। उसको निकाल करके के हाथों में दिया। नेहरू जी ने उसको सदन में न स्थापित करके उनको आनंद भवन, जो कि नेहरू जी का म्यूजियम है, म्यूजियम के नाम आनंद भवन उसके घर का नाम था, वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, वो म्यूजियम में रखा। उसके बाद वो मठ में चला गया, मठ में रखा हुआ था। उसके बाद जब नया संसद बना है तब उसमें जाकर के सेंगोल को फिर से वापस वहां स्थापित किया गया। सवाल ये उठता है, देखिए ये बात अलग है कि सदन की चर्चा क्या होनी चाहिए, आप चर्चा कुछ नहीं कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिपक्ष किसी भी के दिमाग में ये सवाल आया है जो आपके विपक्ष में बैठा, उसका जवाब देना आपका जिम्मेदारी है। अगर आप पक्ष में बैठे हैं तो, और सवाल करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अब ये बताइए कि सेंगोल की स्थापना तकरीबन 30-35 पंडितों ने वहां मंत्रोच्चारण के साथ वहां पर किया गया। जो सेंगोल है उसका क्या अर्थ निकलता है? राजा का दंड, न्याय, नीति, न्याय कहाँ पे आता है? राजतंत्र से अभिप्राय है। जो राजा कहीं भी कोई अभिप्राय नहीं है। अब ऐसे में अगर आप वहाँ पे सेंगोल का स्थापित करते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने किस मंशा से उसको वहाँ पर रखा है। राजतंत्र तो चल नहीं रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी राजा को मान रहे हैं या वो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री है? पिछली बार कंचन जी, पिछली बार भाई मुझे प्रधानमंत्री ने नवीन जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, स्थापित किया था आपने। अगर ये बात शांतिपूर्वक तरीके से पत्र के जरिए ही पत्र का जवाब दे दिया जाता कि आपने वहाँ किस मंशा से उसको स्थापित किया है, या यहाँ बैठे हुए अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता वही हमको बता दे कि वहाँ आपने किस मंशा से उसको स्थापित किया है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री ने तब बयान दिया था, उन्होंने कहा था धर्म आधारित राज्य को जो सारे धर्मों का सम्मान करता हो उसके प्रतीक के तौर पर हम इसको लगा रहे हैं, ये कहा था उसने। नहीं, धर्म के आधार पे लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रतीक किस चीज का है? राजदंड का ना, वो राजा का दंड है ना, वो प्रतीक धर्म प्रतीक है। नहीं, अगर अच्छा राज जो संसद भवन है वो धर्म का प्रतीक है, हम उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का मंदिर कहते हैं? ये बताइए हम। वो तो पूरे देश की लोकतंत्र मंदिर है ना, वो लोकतंत्र मंदिर उसको कहा जाता है। कि किसी धार्मिक मंदिर को कहा जाता है लोकतंत्र को धार्मिक मंदिर कहते हैं क्या? हम लोग नहीं कहते हैं ना। आप उसको एक राजा माना गया है, देश का उनको दिया जाता है कि ये आप लीजिए, अब ये शासन काल आपके हाथों में है, वो उस चीज का प्रतीक है। अब उसकी महत्ता कहाँ कम होती है? अगर वो हमारे देश का ऐतिहासिक चीज है, उसको अगर हम म्यूजियम में या मठ में कहीं भी रखते हैं, लोग पूरा देश उस पर नतमस्तक करेगा। अगर वो इस चीज के लिए रखा जाता है वहां पर, तब समझ में आती कि वो म्यूजियम में उसकी कहीं से भी अपमान नहीं होता। लेकिन पूछ लेते हैं, एक बार उसको पूछ लेते हैं बीजेपी प्रणाम करना, दूसरी बार झुक करके प्रणाम न करना, ये उसका अपमान है। इस तरीके से उसका अपमान होता है। इन सारी ये धरोहर हमारे देश की, नेहरू जी को वो दिया गया था, नेहरू जी ने उसको म्यूजियम में रखा, वो एक धरोहर है हमारे देश का। उसको हमको इस नजरिए से देखना चाहिए, ना कि आप जो है उसको ये देखिए वो राजा का प्रतीक है। कोई यहाँ राजा नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा गया है, किसी धर्म विशेष का वो मंदिर नहीं है। ठीक है, शबनम पांडे, आपने सुना होगा सारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जवाब देना चाहेंगी। मेरा एक सवाल इसमें मैं जोड़ देता हूं, जिस तरह से आप लोग बार बार जो है आपातकाल का जिक्र करते हैं तो विपक्ष नया मुद्दा छेड़ देता है। सेंगोल का एक नया विवाद शुरू हो गया है और अखिलेश यादव पूछ रहे हैं जब सेंगोल को प्रधानमंत्री इतना सम्मान देते हैं तो उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया उसको, सेंगोल को। ये भी एक विवाद का विषय बन रहा है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी दबाव में आती दिखाई दे रही है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर दबाव में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार
सत्ता में आई है और जनता इस बात को जानती है कि ये एकमात्र सरकार ऐसी है देश में जो लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरी करती है और स्थिरता देश में स्थिरता लाते हुए देश को विकसित देश की तरफ ले जा रही है। तो दबाव कहीं नहीं है, लेकिन विपक्ष की मानसिकता साफ तौर पे दिखने को मिल रही है। ऐसे तो ये कहते हैं कि इस मुद्दे पे चर्चा नहीं, उस मुद्दे पर आज संगोल की चर्चा कर रहे हैं। अगर स्क्रीन पे आ सके तो एक फोटो में दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू संगोल को लेकर हैं, ये सत्ता हस्तांतरण करते समय ये दी गई थी। और राजतंत्र का मतलब ये नहीं है कि राजा का राज, यहाँ पे राजतंत्र के साथ सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने की बात बताई गई है। अगर आप देखें तो हमारे संविधान में भगवान राम तक की है, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो इन मुद्दों पे जो कि देश की स्वतंत्रता के बाद जिन चीजों पे हुआ था, उन मुद्दों पे तो बखेड़ा ये खड़ा कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि उन मुद्दों को मत बोलो। हम उन मुद्दों को जरूर बताएंगे, क्योंकि जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये, उस संविधान पे हमारा लोकतांत्रिक देश आज विश्व में नाम कमा रहा है। और एनडीए की सरकार के समय में जो एक स्थिर सरकार के तौर पे 10 सालों से रही है, निश्चित तौर पे हमने जो विकास की रफ्तार बढ़ाई है उससे देश हम पर भरोसा करती है। लेकिन विपक्ष, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अंगूर खट्टे हैं करके कभी वो संगोल पे चर्चा करेंगे तो कभी वो संविधान पे चर्चा करेंगे, जिनका वो खुद ही आदर सम्मान नहीं करते, जिनका वो माहौल उड़ाते हैं। अगर ये कहते हैं कि आज मुकदमा नहीं होता तो इमरजेंसी में तो अंदर कर देते हैं। ममता दीदी की सरकार में आज जेल में डाल दिया जाता है, अत्याचार किया जा रहा है जनता के साथ। लेकिन आज एनडीए सरकार जिस निष्पक्षता के साथ, अभी डिबेट में ही देखिए, जिससे जो मर्जी आता बोलता, आप मंच पर देखिए एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों का सीधे प्रधानमंत्री पे कुठाराघात करते हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग जेल गए, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? किसी पे नहीं हुई। तो आज जिस तरीके से लोकतंत्र का सम्मान रखा जा रहा है, संविधान का सम्मान रखा जा रहा है, और इन सब मुद्दों पे जहाँ की चाहे वो नीट परीक्षा में पेपर लीक हो, उस पर भी राष्ट्रपति जी ने बोला, देश के विकास के लिए 10 सालों में क्या क्या काम किया गया उस पर भी बोला, हर क्षेत्र में जिस तरीके से रफ्तार हुआ। और आप देखिए अब अगले 5 साल में क्या होना उस पर हुआ, पर उसके बारे में चिंता करना, उसे समझना, उस पर चर्चा करना, ये विपक्ष कभी नहीं चाहती, कतई नहीं चाहती, क्योंकि उसे देश की जनता से मतलब नहीं है। तो लग रहा है देखिए, बीच में मत बोलिए, आपको तो अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। आप क्योंकि यहाँ विश्लेषक के तौर पे, पार्टी के तौर पे, पार्टी के तौर पे मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखिए सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दे रही हूँ। आप पार्टी की तरफ से मत लड़िए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से मत लड़िए, मर्यादा बनाए। आपको 5 साल में सवाल तो ऐसा मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगी। आप करिए, समय बर्बाद किया जा रहा है सदन का और देश की जनता का, लाखों ठीक है, आते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी के गारंटी अपन नाम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चलत है पुता धाए धाए, नारी वंदन किसान कल्याण, युवा मला न्याय, आदिवासी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात हो रही है राष्ट्रपति का भाषण जो संसद में हुआ, उसमें आपातकाल का जिक्र आया और विपक्ष ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। सेंगोल हटाओ, संविधान की कॉपी लगाओ, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। नीता लोधी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और अशोक सिंह बिसेन साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर। नीता जी, आपने सुना होगा शबनम पांडे जी ने जिस तरह से जवाब दिया, आपसे भी सवाल है। वेणुगोपाल जी ने एक पत्र लिखा है स्पीकर ओम बिरला को। उन्होंने इसमें आपत्ति जाहिर की है कि आपने अपने भाषण में इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया। तो अगर इमरजेंसी हुई थी, 25 जून की घटना है और आप लोग बार बार संविधान की रट लगाए हुए हैं, तो अगर स्पीकर भी बोल रहे हैं तो फिर आप लोग को एतराज़ भी क्यों जाहिर कर रहे हैं। अगर आपको एतराज़ है तो आप भी बार बार संविधान का आईना उनको मत दिखाइए, माहौल को सौहार्दपूर्ण रखिए। अगर आप करेंगे और उनकी तरफ से जवाब आएगा तो फिर आपको दिक्कत क्यों है। राहुल गांधी मिले हैं आज जो है स्पीकर से। देखिए, जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा। पिछले 10 साल में इन लोगों ने जो काम किए, जवाब तो देना होगा कि ये आने वाले 5 साल में क्या काम करेंगे। केवल ये भ्रम फैला के भारतीय जनता पार्टी की झूठ फैक्ट्री, जो लोगों को गुमराह करके पद पद में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, लोगों के साथ कुठाराघात करने का काम, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। आप ये बताएं, आज भी जो लिखा हुआ मोदी सरकार द्वारा लिखा हुआ अभिभाषण जो पढ़ा गया हमारी राष्ट्रपति जी से, आप बताइए ये बिल्कुल ये कोई एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। आप मुझे बताइए 240 है, ये इसमें सच्चाई कहाँ है। आप ये बताएं कि आज ये लिखा है कि भारत तीसरी बार स्थिर बहुमत की सरकार बनी, तो बिल्कुल नहीं बनी। केवल दुनिया भर के अखबारों में सूचियां में आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का करेंगे। मणिपुर की बात देख लीजिए, 13 महीने हो गए, बिल्कुल ये वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा है। 221 से अधिक वहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। लोग अभी तक 13 महीनों से कैंप में रह रहे हैं अपना घर छोड़कर। कभी प्रधानमंत्री को ने सुध नहीं ली। क्या वो जनता भारत की जनता नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? ये बोला गया कि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए पिछले 10 साल में। आप बताइए अवसर कहाँ बढ़े? 3 सालों से लगातार विदेशी निवेश गिरा है। पिछले साल 43% गिरा था। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो वर्तमान के समय में हमारे देश में है। तो 30 लाख से ज्यादा पद खाली है, क्यों भर्ती नहीं कर पाई 10 साल से ये सरकार? और आज मोदी जी के लिखित अभिभाषण में लिखता है कि निवेश और रोजगार के अवसर बनाए गए। क्या अवसर बनाए गए और कहाँ अवसर बनाए गए? ये झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता की बात कहते हैं, दलित राजनीति से ऊपर उठने की बात कहते हैं। आप ये बताएं, नीट में जो घोटाला हुआ 5 सालों में, केवल 5 सालों में 43 परीक्षाएं हैं जिनके पेपर पर्चे लीक हुए। मोदी सरकार हर बार जवाबदेही से भागती रही है। युवा गुहा लगा रहे हैं न्याय की, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिक्षा मंत्री रोज बयान बदलते हैं और ये कार्रवाई करने में लेट लतीफी करते हैं। ये कह रहे हैं सरकार का प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत करें। महिलाओं की किचन में अगर डाका डालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। यदि आप आए, हकीकत तो यह है कि घरेलू बचत पिछले 47 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे है, जबकि घरेलू ऋण लगातार बढ़ रहा है। 1970 से लेकर आज तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। पिछले 4 महीने में फूड इम्प्लीमेशन की बात करें तो 8.5 से ऊपर रहा। चुनाव होते ही आटा, दाल, शक्कर, टमाटर, प्याज, पोल टैक्स, CNG सबके दाम बढ़ गए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आप बताएं, ये कहते हैं IBC जैसे कानूनों पे हमारे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया है। किस बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया? कौन से हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को, महिलाओं को लाभ मिल पाया? नहीं मिल पाया।
बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आईबीसी के अंतर्गत अपने बड़े पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ से अधिक का ऋण माफ किया। नीता जी आप जो ये बातें कह रही हैं ये पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम बार कही गई हैं, बहुत बार आपके नेताओं ने रिपीट किया है, उसके बावजूद भी जनता ने आपको पूरा बहुमत नहीं दिया। क्या अभिभाषण में ये बातें सम्मिलित थी? आपकी बात को जनता ने नहीं माना, आपके आरोपों को, और जो है एनडीए को बहुमत दिया। उसके बाद भी लगातार आप लोग उन सब बातों को रिपीट करते आ रहे हैं। आखिरकार गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार को भी 1 महीने भी नहीं हुए काम करते हुए, कुछ काम करने देंगे तब तो सवाल करेंगे आप। आटे, दाल, शक्कर, घी का दाम बढ़ाना आ गया, सीएनजी के गैस के दाम बढ़ गए, सीएनजी गैस के दाम बढ़ गए, आटा, दाल, चावल, प्याज, टमाटर के दाम बढ़ गए। तो आप लोग ये सरकार काम आप लोग इन सब मुद्दों पर संसद में हंगामा नहीं करते, आप लोग हंगामा करते हैं संविधान पर। सवाल ये है ना, जो आम आदमी की जरूरतें हैं उस पर अगर कोई बात करे तो तब तो जब संसद लगेगी तभी तो बात कर पाएंगे। और आज भी महामहिम का जो मोदी की सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण था उसमें ये बातें सम्मिलित थी, ये बातें भी सम्मिलित थी। उन्होंने ये भी कहा, मैं आपको फिर से बताती हूँ, उन्होंने आज ये भी कहा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। आप ये बताइए, अगर स्वस्थ स्पर्धा होती है तो हर निवेश का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों चला जाता है? चोरी की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र का वेदांता का प्रोजेक्ट, टाटा का एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों भेजा जाता है? आज ये कहते हैं सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर विकास संख्या में मेडल जीत रहे हैं। ये उल्लेखित है आज के अभिभाषण में। पर हकीकत तो ये है सर कि मेडल लाने पे उनको फोटो खिंचवाई जाती है, हाथ मिलाया जाता है और होनहार बेटियों का यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है। तो न सिर्फ उनको उनके विरोधियों को संरक्षण दिया जाता है बल्कि मेडल वाली बेटियों को सड़क पर घसीट कर जूतों से तोड़ा भी जाता है। ठीक है नीता जी, आपकी बात आ गई। शबनम पांडे जवाब दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास आता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ, नीता जी ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड से निकली नहीं है। जनता ने इन्हें नकार दिया। ये जितनी भी बातें बोलती हैं आप एक बार अभिभाषण फिर से सुन लीजिए। ये सब बातें अभिभाषण में सम्मिलित थी। मंच नहीं है, डिबेट है। देखिए, बहुत शिष्टाचार के साथ मैं आपकी बात सुन रही थी, आप भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, ये लोग बार बार कहते हैं रोजगार नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमने एविएशन के क्षेत्र में इतना प्रगति किया, रेल के क्षेत्र में प्रगति किया, ट्रांसपोर्टेशन में किया, इनकी आवाज बंद करिए। नीताजी सुन लीजिए, नीताजी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर बोलने का मौका दूंगा। सुन लीजिए पहले। देखिए, लोगों को ना संसद में जवाब सुनना है, ना डिबेट में जवाब सुनना है, ना जनता से जवाब सुनना है। ये केवल अपने बोलने जाते हैं। झूठ बोलते जाएंगे और सारी चीजों में जो विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, देखिए जनता को फैसला करने दीजिए, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसमें इंजीनियर लगे, इसमें लेमैन लगे, इसमें तमाम लोगों को रोजगार मिला। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला। तो आप देखिए, अगर ये नकारते हैं तो जनता जिसने रोजगार पाया उसने इनके खिलाफ वोट दिया है। और जहां भी देखिए, जिस भी मुद्दे पे ये चर्चा करते हैं, जनता इनकी बातों से सहमत नहीं है। और जनता देख रही है कि आज जहां संसद में 5 साल में क्या काम होना है, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसको सुनना चाहिए। उसके बदले ये किसी अन्य मुद्दे को पर भटकाकर इस विकास के मुद्दों को मटिया मेल करना चाहते हैं। पर हमारी एनडीए की सरकार जानती है कि आज देश की जनता 6 दशक बाद अगर इतना भरोसा रखती है जिस सरकार पे, वो भरोसा इन 10 सालों में जो काम किया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने 10 साल जो किया, ये तो ट्रेलर था, अब फिल्म होगी। आप देखिएगा जिस तरह का विकास हुआ। और तमाम जो मुद्दे, चाहे ये 2014 के चुनाव में करते थे, 19 के चुनाव में, 24 के, जनता ने इन्हें कहीं भी इन पर भरोसा नहीं किया। इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और शायद यही वजह है कि आज ये सुगोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसका मतलब शंख भी होता है, जिसका मतलब न्याय भी होता है। तो ये इन सब चीजों को नकारते हैं। ये अन्यायपूर्ण
इमरजेंसी के युग पे जो कि हुआ था उस पर चर्चा करने से कतराते हैं और संविधान जिसे नकारा नहीं गया उसको लेकर ये हंगामा करते हैं। तो इनकी मंशा आज जनता के बीच साफ तौर पे गई है कि ये बरगला के डरा के सोचते हैं जनता इन्हें वोट दे देगी। पर मैं आपको फिर से आश्वस्त करती हूँ, अगले चुनाव में इससे भी बड़ी हार आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप आज भी ना सुधरे, देश को प्रथम स्थान पर नहीं रखकर अपने परिवार को प्रथम स्थान पर और अपने कुतर्कों को प्रथम स्थान पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर ठीक है। वो जनता कह आपको रहे हैं, नकारेगी। शबनम जी वो कह रहे हैं अगले चुनाव का मौका नहीं आएगा, उससे पहले सरकार गिर जाएगी और हम सरकार में आ जाएंगे। ये लगातार राहुल गांधी जी का 1 साल का सरकार गिरेगी। मुंगेरी लाल के सपने देखने का तो हक सबको है। तो विपक्ष जो है देश के बारे में सोचने के बजाय मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, तो इन्हें देखने दीजिए। लेकिन मैं आश्वस्त कर रही हूं कि जनता ने अगर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाई है और वो एक स्थिर सरकार है और स्थिर सरकार मजबूती के साथ देश का विकास करेगी और हम जो अपने आर्थिक कदम को आगे बढ़ा चुके हैं, अपने सामाजिक कदम को, अपने वैश्विक स्तर पे हम जिस स्थान को पाना चाहते हैं उसको हम इस 5 साल में देश को ला सकेंगे। और इनका बड़बोलापन इन्हें कहीं ना कहीं इस बात को समझाएगा कि हाँ, बड़बोलापन से देश नहीं चलता, देश के प्रति समर्पित होना पड़ता है, देश के विकास के प्रति ईमानदार और न्यायपूर्ण होना होता है। ठीक है शबनम जी। अशोक सिंह जी, जिस तरह से आज एक घटना हुई लोकसभा के अंदर, स्पीकर साहब ने जो है रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को डांटा और उस समय जो है शशि थरूर आए हुए थे, वो शपथ लेके जब आए तो जय संविधान का नारा लगाया गया। इस पर कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने कहा अब जो है वहां पर इतनी तानाशाही बढ़ गई है कि जय संविधान भी नहीं बोल सकते। तो आप लोग रोज एक नया मुद्दा जो है लेके आ रहे हैं, सरकार कैसे काम कर पाएगी? आप लोग क्या किस तरह से चाहते हैं सरकार काम करे? हम कह रहे हैं कि भाई हम संविधान की बात नहीं कर सकते, ये 400 की बात कर सकते हैं। 400 हमारी सीटें आएगी, इनका सांसद कह सकता है कि 400 सीटें हमको दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके मंत्री कहते हैं 400 सीटें हमको दो, हम संविधान बदल देंगे। हम संविधान के मंदिर में संविधान की बात नहीं कर सकते, हम संविधान दिखा नहीं सकते। संविधान दिखा सकते हैं लेकिन एक ही बात को बार बार कह के सरकार के काम करने के तरीके को रोकना जो है, ये तो समझ में आता है ना। बार बार एक ही शब्द को रट लगाना जो है, बात कर सकते हैं। सबसे बड़े पद पर बैठी हुई हमारी देश की राष्ट्रपति जो है, आपातकाल 49 साल पहले 50 साल पीछे की बात कर रही है। एक तरफ तो मोदी जी 100 दिन का जो है एक खाका बनाते हैं, सरकार नहीं बनी है लेकिन 100 दिन का खाका मीडिया बताती है कि अब मोदी जी 100 दिन का खाका विकास का एक जो है एजेंडा बना के रखा हुआ है। अब मान लो कि भाई हम मान लिए मोदी जी ने सरकार बना ली, तो आगे की बात मोदी जी करे ना। आगे विकास कैसे होगा, देश आगे कैसे जाएगा, जनता को न्याय कैसे मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा और अग्निवीरों को अशोक जी आज जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है उसमें यही सब बातें तो थी, जो सरकार के कामकाज का रोड मैप है, आगे कैसे सरकार काम करेगी, वही सब तो बताया था। आप लोगों ने सुना ही नहीं उसको। नहीं, सरकार काम करेगी, सरकार काम करेगी 50 साल पीछे वाले बात को लेकर कि कैसे 1975 में जो है 25 जून 1975 में जो है आपातकाल लगा था। उस आपातकाल में क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, उसको लेकर हमारा देश आगे जाएगा कि 50 साल आगे की बात हम सोचेंगे उससे हमारा देश आगे जाएगा। लेकिन अशोक जी आप तब तो विरोध करते थे, आप लोग जब उस समय विरोधी कांग्रेस के विरोध में थे, उस समय आपातकाल का विरोध करते थे। आपके बहुत सारे नेता, समाजवादी नेता उस समय जेल भी गए थे। अभी आप लोग उनके साथ आ गए तो आप समर्थन कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने जो है उनको जो है पेंशन भी दे रखा था, 50,000 रुपए महीने मिलता था उनको। तो इस मुद्दे पे तो आपको विरोध करना चाहिए कांग्रेस का।
भाई हम कह रहे हैं कि वो 50 साल पीछे हम विरोध करके क्या करेंगे? हम पहले आगे देखें। जो संविधान बदलने की बात कर रही है वर्तमान सरकार, जो बेरोजगारों का हक छीन रही है ये जो है वर्तमान सरकार, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये वर्तमान सरकार, ये पीछे की बात करते हैं, आगे की बात नहीं करेंगे। इनका सांसद कहता है कि आप हमको 402 और हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण जो है बदल देंगे, हम तुमको हटा देंगे, समानता का अधिकार छीन लेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, 33% महिलाओं की बात करते हैं, वो कौन सा हक दे रहे हैं? ये महिलाओं को चिट्ठी लिखकर जो है आज हमारे देश के सबसे बड़े पद पर बैठी हुई जो है हमारी राष्ट्रपति, उनको पत्र दे दिया जाता है और लिखकर पढ़ती हैं, जो कहें वही वो बोले। ये तो पहले भी होता रहा अशोक जी। राष्ट्रपति सरकार की लिखी बातें ही पढ़ता है, ये अभिभाषण का मतलब ही वही होता है। चलिए ठीक है, कंचन कुमारी जी, आपने सुना होगा सारे प्रवक्ताओं को, आपको ये उलझन नहीं लग रही है? अब आम जनता भी थोड़ा बड़ा परेशान है कि लोग पुराने मुद्दों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर लगातार जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उधर संविधान है, इधर आपातकाल है, यही सब चलता रहेगा। ये कहते हैं कि पुराने मुद्दे उखाड़ रहे हैं, वो कहते हैं संविधान की रट क्यों लगाए हुए हो। ये कब खत्म हो पाएगा? लगता है वो खत्म हो पाएगा? लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ देश का वक्त, पैसा सब बर्बाद हो रहा है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ज्वलंत मुद्दे इस समय देश में है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि नीट जैसा जो भी समस्या सबसे ज्यादा है, ये ऐसी समस्या है जिस पर कि मुझे ऐसा लगता है कि सबको बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पक्ष प्रतिपक्ष, सबको बोलना चाहिए। लेकिन जो आपातकालीन वाले जो शब्द हैं, जिसको कि आप बता रहे हैं कि इतना उससे बोला गया है सदन के अंदर, सेंगोल की बातें आ रही हैं, 10 साल से, विगत 10 साल से आपातकालीन को इतना मुख्य रूप से क्यों नहीं उठाया गया? इसके जो पीछे वजह है ना नवीन जी, मुझे वो ऐसा लग रहा है कि 10 साल बहुमत में थी बीजेपी सरकार, और जो है देश की जनता ने विपक्ष को इतना भी बहुमत, इतना भी मत नहीं दिया था कि वो एक विपक्ष में बैठने लायक हो। लेकिन इस बार जो है जनता ने, मैं ये कह रही हूँ कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि जनता ने इनको नकारा है। मेरे हिसाब से 10 साल में जिस जनता ने देश को, कांग्रेस को एक विपक्ष के तौर पर भी नहीं देखा, अगर उसको विपक्ष के तौर पर आपके सामने बैठा दिया है और आपको 32 सीटें कम कर दिया है, तो आज आपातकालीन जैसा जिन्न जो है वो बोतल से बाहर चला आया है। इसलिए आपातकालीन बहुत जरूरी हो गया है, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया। अब बात आती है कि निगेटिविटी को उठाना। मैं कह रही हूँ कि जो देश में समस्याएं चल रही हैं, आप उस पर चर्चा करिए, उनको बढ़ाइए। आप जितनी प्रवक्ता मैं देखती हूँ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता होते हैं, वो इतना बेहतरीन तरीके से बीजेपी का खाका तैयार करके देते हैं कि हम 5 साल ये किए, 10 साल ये किए। लेकिन आप चुनावी रैलियां उठा करके देख लीजिए, या आप आज सदन के अंदर उठा करके देख लीजिए, कहीं भी उस जो खाका तैयार किया गया उस पर जोर देकर के कभी नहीं बोला जाता है। उस पर कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हाँ हम ये खाका तैयार किए। आप ही इग्नोर करिए ना। अगर आप बहुमत में हैं, आपको जरूरत नहीं है विपक्ष की। विपक्ष अगर कोई भी आप चिल्ला, जैसे आपने 10 साल इग्नोर किया, कोई नहीं, हम उसको सदन से बाहर कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी तरीके से आप अपना कार्य करिए। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तब तो ये चर्चा चलती रहेगी और देश के जनता जो है वो ताली पीटते रहेंगे कि भाई कब हमारा कार्य होगा, कब हमारी समस्याएं दूर होंगी। कंचन जी, अमित शाह शपथ लेने जाते हैं तो जो है राहुल गांधी उनको संविधान दिखाने लगते हैं। एक तरह से कोई भी आता है संविधान दिखाने लग जाते हैं। तो संविधान का सब सम्मान कर रहे हैं, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये चढ़ाने वाला अंदाज नहीं लगता आपको? हर बात पे संविधान, हर बात पे संविधान, बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार ने जो संविधान विरोधी कार्य किए हैं उसका जिक्र करना जरूरी है, लेकिन ये जिस तरह से प्रतीकात्मक तरीके से विरोध हो रहा है चढ़ाने वाले अंदाज में, ये भी तो थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। सरकार काम कैसे कर पाएगी? प्रधानमंत्री का एक सम्मान है ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को अब इस मामलों से बाहर निकलना चाहिए। हालांकि जो संविधान वाला मामला था वो बहुत ही इनका कारगर रहा, जिसकी वजह से यूपी में आप देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ बीजेपी सरकार का। खास तौर पे अयोध्या में जो लल्लू सिंह जी ने बोला, उसकी वजह से संविधान का मामला निकल करके आया सामने। उससे पहले संविधान नहीं था और बार बार जो संविधान खतरे की बात करी जा रही थी, क्योंकि देखिए सदन में हो या कहीं भी हो, बोलने की जो कोई भी विपक्ष जब सवाल उठाता था उसको बोलने नहीं दिया जाता था। बहुमत में होने की वजह से किसानों की जान कितनी गई, विद्यार्थी सड़क पर, महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल थे, सारे सवाल ठीक हैं आपके। मेरा ये कहना है कि अब इस टाइम पर इस बात पर डिबेट करना या इस बात को उठाना कहीं से भी सही नहीं है।
बाद बाकी जो है, अगर आप बुराई को उठा रहे हैं, बुराई का गड्ढा खोद रहे हैं, तो हमारे देश में जो पहले अच्छाइयां हुई है उसको क्यों नहीं आप निकाल पा रहे हैं? आपातकालीन में जो 2 घंटा भी जेल में रहा है, वहां से निकलने के बाद उसके ऊपर कोई केस नहीं रहा, और तो और उसको पेंशन दिया गया। ये सारी चीजें भी जनता को बताइए। आप लोग सिर्फ निगेटिविटी एक दूसरे की बता करके देश की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। सदन जैसी जो लोकतांत्रिक मंदिर है उसका समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का। मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि ठीक है, अभी चुनाव जो आने वाला है 2027 में, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी नजरों में सिर्फ चुनाव ही जो है वो टारगेट होता है, वो चुनाव को ही टारगेट करते हैं। एक दूसरे, उनको ये नहीं मतलब होता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या समस्या चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, आप विपक्ष भी आज अपना कार्य कर रही है, जो आपने पहले बुना आज वो सामने आ रहा है। चिढ़ाने का जो सिलसिला है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि विगत कुछ दिनों से राजनीति में भाषा और चिढ़ाने का जो सिलसिला चालू हुआ है वो कब थमेगा, ये सोचने वाली बात है। इस पर हर पार्टी के नेता को, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, उनको ये चीज को सोचना चाहिए कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो इस चीज पर ध्यान देकर के देश की जनता का पैसा न बर्बाद करके, टैक्स का पैसा न बर्बाद करके, जनता की समस्या जो नीट जैसी समस्या है, महिला सुरक्षा समस्या है, रोजगार समस्या है, महंगाई समस्या है, उन सब चीजों पर चर्चा करिए कि कुछ वहां से पॉजिटिव चीजें निकल करके आए, ना कि इन सब चीजों को मुद्दा बनाए कि आपातकालीन। अरे मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, आपातकालीन के बारे में मैं क्या जानूं? पढ़ रही हूँ, जो किताबों में पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, डिबेट करना है उसका स्टडी कर रही हूँ, तब जान रही हूँ आपातकालीन में क्या हुआ। तो हमें अगर उससे बुराइयां लेकर के चलेंगे, आज के देश की जनता को क्या चाहिए उस पर चर्चा करना चाहिए, न कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने चाहिए। यही तो कहा है बीजेपी ने, कंचन जी। मोदी जी ने कहा जो लोग पैदा नहीं हुए थे उनको हम बताने जा रहे हैं कि आपातकाल में क्या हुआ था। खैर कोई बात नहीं। शबनम जी, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं कंचन जी ने। अभी आप थोड़ा ये बता दीजिए जनता को, जो दर्शक देख रहे हैं, अभी आपातकाल लगातार 3-4 बार उठ गया है संसद में, अभी क्या बंद हो जाएगा या फिर अभी आगे किसी और मुद्दे पे आप लोग शुरू कर देंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अभी जिस तरीके से हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठी हैं वो कह रही थी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई। एक बार शांति से अगर हमारे राष्ट्रपति जी की पूरे अभिभाषण को सुना जाए तो उन्होंने हर मुद्दों पे चर्चा किया, हर मुद्दों पे क्या कार्रवाई होगी उस पर भी बोला है, और आगे 5 सालों में क्या होना है वो भी बोला है। प्लीज आप चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। भाई मैं डिबेट नहीं करती हूँ, डिबेट करा लीजिए। जब पार्टी के प्रवक्ता बोला तो समझ आता है। राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषक है, उसके बारे में बोलिए। आपातकालीन की चर्चा ही क्यों हो रही है ये बताइए ना मुझे। चर्चा करने की करती हूँ, सॉरी मैं जा रही हूँ, ऐसा डिबेट नहीं कर सकती। कंचन जी सुन लीजिए, भाई पार्टी के प्रवक्ता बोले तो समझ आता है, ये राजनीतिक विश्लेषक पार्टी बन के बोल रही है। ठीक है कंचन जी पूरी बात सुन लीजिए। सुनिए, आप अपना काम को सीखिए, पहले अभिभाषण सुनिए, देखिए किस किस पे चर्चा की, पर आप सेंगोल संविधान पे अटके हैं। कंचन जी सुन लीजिए पहले, बोलिए शबनम जी, बोलिए। उदाहरण संविधान के खिलाफ का नहीं है, और बार बार देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं। जब वो पहली बार भी आए सदन में तो उन्होंने संविधान को अभिभाषण के बाद प्रणाम किया है। आपने देखा है कि वो बार बार कहते हैं देश संविधान से चलेगा, और हर मुद्दे पे पिछले 10 सालों में देश संविधान से चला है। पर जिसे कहीं ना कहीं हवा बनानी है अपनी जीत के लिए, अपने काम को याद नहीं दिलाना है, ऐसे विपक्ष ये हवा बनाते रहेंगे। लेकिन इस बात से निश्चित तौर पे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनडीए के साथ चलता है और एनडीए को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है और परिवारवादी व्यवस्था से बाहर निकालना है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोला है, देखिए आप डिबेट नहीं करा पा रहे तो मुझे बताइए, भ्रम दूर करने के लिए आपने कोई व्यवस्था किया? आपने लल्लू सिंह जी को कोई भी किसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उनको ये चीज बताया कि आपने ये गलत किया, आप माफी मांगिए जनता से? लल्लू जी ने माफी मांगा। आप अपनी मर्यादा में रहिए, आपको डिबेट कर मर्यादा नहीं आता। कंचन जी समय कम बचा है, सुन लीजिए क्या करे। बोलिए शबनम जी, बात पूरी करिए जल्दी।
जाने दीजिए, बीजेपी वालों का जवाब नहीं है बोलने के लिए, तो ऐसे ही छोड़ छोड़ कर डिबेट भाग रहे हैं। नहीं, कोई डिबेट नहीं छोड़ता हमारे यहाँ, सब रहते हैं। बोलिए शबनम जी। चाहे कुछ भी बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी, मेरे पास भी बहुत से जवाब थे, पर मैं अपनी बारी की इंतजार कर रही हूँ। इन्होंने जब अभी तक यही नहीं सीखा तो ये इमरजेंसी के बारे में क्या पढ़ेंगी, संगोल के बारे में क्या पढ़ेंगी, संविधान के बारे में क्या जानेंगी और देश के बारे में क्या जानेंगी। पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अगर ज्यादा राजनीति करनी है, पर विश्लेषक मत बनिए। कुछ भी करे तो वो चलेगा। कंचन जी जवाब तो ले लीजिए। आपने कंचन जी आपने सवाल पूछा है, सवाल पूछ जवाब ले लीजिए उनसे। किसी राजनीतिक पार्टी से बोलना चाहती है, उन्हें पॉलिटिक्स करवाइए, राजनीतिक विश्लेषक मत बनाइए, अपनी मर्यादा भूल रही है। से थोड़ी हो जाएगा, किसी के ओहदे का निर्धारण आप नहीं कर सकती। पर मैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषक जो कि एक प्रवक्ता के तौर पे मुझसे लड़ रहे हैं, मुझे शर्म आती है। इंसान आपसे सवाल पूछ लिया तो इनको विश्लेषक ना बनाइए, इनको डिबेट में ना बैठाइए, सारी चीजें आ गई। बीच में बोले कंचन जी जवाब तो सुन लीजिए उनका। कंचन जी जवाब ले लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको। ये डिबेट है, आप इसको समझिए। ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। ठीक है, आपकी शबनम जी जल्दी बात खत्म करिए अपनी। शबनम जी, कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, चलिए लगता है जो है बहस जो है गर्म मोड में चली गई है। किसी और दिन इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।